हम गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कुछ टर्म्स का अध्ययन करेंगे। देखते हैं कौन कौन से टर्म्स हैं, जैसे कि प्रस्तावना है, ठीक है, कैप्लर के ग्रह संबंधी नियम है, और न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक एवं गुरुत्वीय त्वरण में संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, हमारे वीडियो में आज का ये इतने टॉपिक कवर करेंगे। तो अब यहाँ अपन ये देखते हैं कि लगभग मान के चले कि 2000 वर्ष पूर्व, ठीक, ग्रहों की गति के संबंध में हमारे वैज्ञानिक हैं टॉलमी। ठीक है, वैज्ञानिक थे टॉलमी। टॉलमी ने ग्रहों की गति संबंधी एक सिद्धांत दिया था, जिसे हम भूकेंद्रीय सिद्धांत या मॉडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, भूकेंद्रीय सिद्धांत क्या होता है? तो उन्होंने अपने सिद्धांत में ये बताया कि पृथ्वी जो है वो केंद्र पर स्थित है। ठीक है, पृथ्वी हमारी जो है वो केंद्र पर स्थित है, और जितने भी ग्रह हैं और ग्रहों के साथ साथ जो सूर्य हैं वो क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, टॉलमी ने अपने सिद्धांत में यह बताया कि पृथ्वी जो है ये पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है या केंद्र है। सूर्य के साथ साथ सभी ग्रह इस पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इनने देखा कि 1543 के लगभग, ठीक है, 1543 में पोलैंड के खगोलीय वैज्ञानिक थे निकोलस कोपरनिकस, साइंटिस्ट थे निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस ने एक सिद्धांत दिया जिसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है। तो इस थ्योरम या इस सिद्धांत के अनुसार ये देखा गया कि सूर्य जो है वो स्थिर है, और जितने भी ग्रह हैं पृथ्वी सहित, ठीक है, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, मतलब कि अब इसमें क्या आ गया, टॉलमी के सिद्धांत में क्या आ गया कि पृथ्वी स्थिर है और ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसलिए इसको भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा गया। 1543 में पोलैंड साइंटिस्ट थे निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया या दिया। तो उनके अनुसार ये बताया गया कि सूर्य जो है वो स्थिर है, और जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उनके इस सिद्धांत को गैलीलियो ने इसका अनुमोदन किया, मतलब उसको सही माना। गैलीलियो, ठीक है, आगे चलकर मतलब इटली के जो वैज्ञानिक थे गैलीलियो ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत को सही माना, और न्यूटन ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। न्यूटन ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और 1687 के लगभग, ठीक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम का सिद्धांत दिया। ठीक, किसने? न्यूटन ने। ओके, अब हम इसी को और देखते हैं कि ग्रह संबंधी जो केपलर के नियम थे वो क्या कहते हैं हमसे। ठीक, ग्रह संबंधी जो हमारे केपलर के नियम हैं, ठीक, वो क्या कहा गया, तो हमारा जो टॉपिक आ गया ग्रह संबंधी केपलर के नियम। ठीक, तो ग्रह संबंधी केपलर ने 3 नियम दिए थे। तो उन 3 नियम में से अगर हम देखें तो पहला नियम हमारा जो है, ठीक, वो है आपका कक्षों का नियम। कक्षों का
नियम। तो फर्स्ट नियम या प्रथम नियम, या तो हम बोल सकते हैं कक्षों का नियम, क्या कहता है हमसे कि, ठीक है, कक्षों का नियम जो पहला है, ठीक है, वो क्या है आपका, कि प्रत्येक ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है या परिक्रमा करता है। जो सूर्य होता है वो उसके एक फोकस पर स्थित होता है। तो पहला नियम, प्रथम नियम हमसे ये कहता है कि प्रत्येक ग्रह प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्तीय की कक्षा में परिक्रमा करता है और सूर्य जो है इसके एक फोकस पर स्थित है। एक फोकस, ठीक, पर स्थित होता है। ठीक, यह है केपलर का ग्रह संबंधी पहला नियम, ठीक है, जिसे हम कक्षों का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक ग्रह की कक्षा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। मतलब प्रत्येक ग्रह की जो कक्षा होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो इसको डायग्राम के थ्रू अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं कि डायग्राम हमसे क्या कहता है कि कोई ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक, मान के चलिए आपका ये ग्रह है और इस दीर्घवृत्त के दो फोकस होते हैं, एक ये फोकस हो गया और एक ये फोकस हो गया। तो एक फोकस पर आपका क्या होता है, सूर्य स्थिर होता है। ठीक है, मतलब कि अगर हम यहाँ देखें तो इसके एक फोकस पर, है ना, यहाँ पर ये क्या होता है, सूर्य स्थिर रहता है दो फोकस में से। ठीक, और जो ग्रह हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। क्लियर। और और जो सूर्य होता है ये इसके दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर स्थित होता है। ठीक, ये जो है ये अक्ष है, लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष। ठीक है, ये हो गया आपका मतलब फोकस F1 और ये हो गया फोकस F2। तो सूर्य कोई भी दो फोकस में से एक फोकस पर स्थित होता है। इस नियम को हम क्या कहते हैं, कक्षों का नियम। और दूसरा हमसे क्या कहता है, केपलर का द्वितीय नियम। ठीक, इस नियम को हम क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं। ठीक, इस नियम को हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल का नियम कहते हैं। तो ये नियम क्या कहता है हमसे कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक, मतलब ये सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। यह नियम यही कहता है ना, कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में
समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल ग्रह की क्षेत्रीय चाल, ठीक है, समान होती है। ठीक है, अर्थात हम यहाँ पे इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान के चलिए कोई ग्रह है, ये आपका सूर्य है, एक साइड दूसरी फोकस है ना। तो अगर मान के चलो कोई ग्रह है ए पर स्थित है, तो सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, ऐसे एक थोड़ी देर बाद वो कहाँ आ गई, बी पे आ गया। ठीक है, थोड़ी देर बाद कहाँ आ गया, ये बी पर आ गया। उसके बाद सी डी, ये आ गया सी डी। क्लियर। अब यहाँ पे हम ये देखें कि ये जो क्षेत्रफल कवर हो रहा है, ठीक है, ए एस पी ये और सी एस डी, ये जो क्षेत्रफल कवर हो रहा है, मतलब ये है कि समान समय में ये क्या कर रहा है, मान के चलो ए से बी तक आने में कितना समय ले रहा है, टी सेकेंड, और सी से डी में भी कितना लग रहा है, टी सेकेंड। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल ए एस बी बराबर है किसके, क्षेत्रफल सी एस डी के। ठीक है, कि अब ये है कि ये दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, कि क्षेत्रफल ए एस बी ये बराबर है किसके, क्षेत्रफल सी एस डी के। अब यहाँ से समझ में आ रहा है कि एक दूरी जो ए बी है, ए बी की दूरी क्या है आपकी, सी डी से कम है, क्योंकि ग्रह क्या है, सूर्य से काफ़ी दूर है। ठीक है, तो अब यह है कि इस नियम ये कहता है कि ग्रह को ए से बी तक आने में जितना समय लगता है उतना ही समय ग्रह को सी से डी तक आने में लगता है। तो जब ग्रह दूर रहता है तो ए बी की जो दूरी है वो सी डी से क्या होगी, कम होगी। मतलब ये बोल सकते हैं कि जो दूरी है किसकी, ए बी की, ए बी की जो दूरी है वो बड़ी है कम होगी किससे, दूरी सी डी से। ठीक है, कि जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसकी रेखीय चाल कम होती है, न्यूनतम होती है। इसके विपरीत जब ग्रह सूर्य के पास होता है तो उसकी रेखीय चाल अधिकतम हो जाती है। ठीक, तो इस समय तो स्थिर है, समान समय में समान क्षेत्रफल तय कर रही है, मतलब कि है ना। तो जब समय समान है तो दूरी क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ग्रह सूर्य से ज़्यादा दूरी पर है तो उसकी रेखीय चाल आपकी न्यूनतम होगी, और इसके विपरीत जब ग्रह सूर्य के नज़दीक होगा या पास होता है तो उसकी रेखीय चाल अधिकतम होती है। ठीक, इसे हम क्षेत्रफल का नियम कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं केपलर का गति नियम।
केपलर का तृतीय नियम। केपलर का तृतीय नियम हमसे ये कहता है कि किसी ग्रह के परिक्रमा काल का वर्ग, ठीक है, किसी ग्रह के परिक्रमा काल का वर्ग जो है, ठीक है, वो उस ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो तृतीय नियम को हम क्या कहते हैं? और इसे हम परिक्रमा काल का नियम भी कहते हैं। तीसरा नियम जो होता है ये है, इस नियम को हम ठीक क्या कहेंगे? परिक्रमा काल का नियम भी कहते हैं। परिक्रमा काल का नियम, तो ये नियम ये कहता है कि किसी ग्रह के परिक्रमा काल का वर्ग किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यदि किसी ग्रह का परिक्रमा काल T तथा ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी R हो तो ठीक इस नियमानुसार क्या आ जाएगा? परिक्रमा काल का वर्ग ये समानुपाती होगा माध्य दूरी के घन के। ठीक है, तो टी स्क्वेयर इज इक्वल टू के आर क्यूब, जहाँ के एक अनुपातिक नियतांक है। ठीक है, जहाँ के एक अनुपातिक नियतांक है। ठीक है, अब यहाँ से अपन ये समझ सकते हैं माध्य दूरी इसलिए ली जाती है कि अगर आप यहाँ देखें कि सूर्य जो है ना, इस प्रकार से यहाँ पे मान लीजिए सूर्य स्थिर है, ठीक, ग्रह यहाँ है, तो ये जो दूरी है ये अधिक होगी। तो मान लीजिए ग्रह यहाँ आ गया, अब ग्रह कहाँ आ गया, फिर दूरी क्या होगी? कम हो गई। ठीक है, फिर ग्रह यहाँ आ गया तो ये दूरी फिर कम हुई। इस प्रकार से क्या होता है कि दूरी का क्या होता है, डिफरेंट टाइप की दूरी चेंज होती रहती है। तो हम पूरी दूरियों को चुनने के बाद उनकी क्या निकालते हैं? माध्य दूरी
निकाल लेते हैं। ठीक है। अब यह है कि अगर जो ग्रह सूर्य के पास होगा, ठीक, उसका परिक्रमा काल कम होगा, है ना, और जो ग्रह सूर्य से ज़्यादा दूरी पर होगा उसका परिक्रमा काल ज़्यादा है। तो ये हैं केपलर के 3 नियम। ठीक है। तो आशा है कि आपको तीनों नियम आपको समझ में आए होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो हम ये देखते हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है हमसे कि, है ना, कि कोई जो ग्रह होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। मतलब एक बड़ा ग्रह छोटे ग्रहों को अपनी ओर खींचता है, और जिस बल से वो ग्रहों को अपनी ओर खींचेगा, उन ग्रहों को या उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, आपका गुरुत्वाकर्षण बल। और इसके सिद्धांत को या इसे हम गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि अब है आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम भी बोल सकते हैं, और जनरली अपन ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन ने, है ना, क्या किया था, इस नियम को प्रतिपादित किया था कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल या केवल गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अर्थात इस नियम के अनुसार, ठीक है, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक, यह उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम देखें गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, ठीक, कहीं दो पिंडों के मध्य, है ना, इस नियम के अनुसार जो स्टेटमेंट है वो हम कैसे लिखेंगे कि कहीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, जो है पहला, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती। और दूसरा, दोनों पिंडों के बीच की दूरी की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ठीक होता है। ये है आपका न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब यहाँ माने कि माना हमारे पास दो पिंड हैं, ठीक है, एक पिंड है m1 और एक पिंड है m2। ठीक है। अब ये है, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। क्लियर। तो इन पिंडों के मध्य ये पिंडी क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। m1 m2 पे बल लगाएगा और m2 m1 पे बल लगाएगा। तो ये दोनों बल कैसे होंगे, परस्पर बराबर होंगे। क्लियर। तो यदि हम मान लें कि माना m1 व m2 द्रव्यमान
के दो पिंड ठीक एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हैं, आर दूरी पर रखे हैं, तब उनके बीच कार्य करने वाला बल, तब उनके मध्य लगने वाला बल या आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक आप जो बोल सकते हो बल F। तो पहला F समानुपाती होगा उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल की, और दूसरा F व्युत्क्रमानुपाती होगा उनके बीच की दूरी के वर्ग की। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि F ठीक m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे समानुपाती का जब चिन्ह अलग करते हैं तो एक नियतांक जुड़ जाता है कैपिटल G, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सपोज ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हुई, हम यहाँ बोल सकते हैं जहाँ G एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय नियतांक सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है ना कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है ये जी? चलिए अब आगे देखते हैं इसी में अब हम यहाँ बात करते हैं कि अब आपने ये पढ़ा कि हमारे पास इक्वेशंस क्या आई थी कि जो F है वो बराबर है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के। ठीक है, अब यदि हम मान लें कि यदि क्लियर यदि m1 बराबर m2 ठीक बराबर अपन ने क्या मान लिया, एक इकाई मान ली, तथा r को भी क्या मान लिया, एक इकाई मान ली हो, तो समीकरण एक से क्या एक से जब हम वैल्यू रखेंगे तो F इक्वल टू किसके बराबर आ गया, G के। F इक्वल टू किसके बराबर आ गया, G के। तो हम गुरुत्वीय नियतांक को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक उस आकर्षण बल के आंकिक मान के बराबर होता है, जिसे एकांक द्रव्यमान के दो पिंड एकांक दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर आरोपित करते हैं,
आरोपित करते हैं। ठीक है, अब यहां से देखते हैं हम कैपिटल जी का मात्रक। ठीक है, जी का मात्रक यदि हम देखें तो हम मात्रक कैसे निकालें। अगर देखें समीकरण एक में हम यहाँ से देखें तो जी बराबर कितना आ जाएगा, एफ आर स्क्वेयर अपॉन m1 इंटू m2। क्लियर। तो इसका मात्रक जो बनेगा, आपको मालूम है कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तो किलोग्राम है तो किलोग्राम का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ओके, ये कौन सा मात्रक है इसका, एसआई मात्रक। क्लियर। अब ये है कि और इसमें सीजीएस मात्रक यदि हम देखें, जी का सीजीएस मात्रक तो यह आ जाएगा कितना, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जो मान होता है कि जी का जो मान है, बात करें जी का मान, तो जी का मान यदि हम बात करें एसआई में, तो एसआई में जी का मान होता है 6.67, ठीक, मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ओके, और यदि हम सीजीएस की बात करें तो 6.67 मल्टीप्लाई 10⁸8। ठीक है, यदि हम सीजीएस की बात करें तो इसका मान कितना आ जाएगा, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁸8 डाइन सेंटीमीटर पर ग्राम स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ ये आती है ना, तो आप चाहें तो सीजीएस का मान भी लिख सकते हैं। सीजीएस पद्धति में जी का मान जो होता है 6.678 है ना, डाइन सेंटीमीटर प्रति ग्राम स्क्वायर। अब ये है कि जी का जो मान है, ये क्या रहता है कि जी का जो मान है पिंडों की आकृति, आकार या प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। मतलब इसका जो मान है ये सभी जगह है ना क्या रहेगा, नियत रहेगा। मतलब जी का मान प्रत्येक स्थान प्रत्येक समय पर एक समान बना रहता है, इसलिए अपन इसे सार्वत्रिक वृत्तीय नियतांक कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक नोट करके लिख सकते हैं, क्योंकि जी का मान ठीक है प्रत्येक स्थान व प्रत्येक समय पर नियत रहता है। ठीक, इसका मान कभी नहीं बदलता, इसलिए इसे सार्वत्रिक वृत्तीय नियतांक कहा जाता है। अब इसके बाद इसका आता है बीमी सूत्र। अगर अपन यहाँ देखें है ना, तो जी का
बीमी सूत्र, ठीक, डायमेंशनल फार्मूला। तो आपको मालूम है जी का जो बीमी सूत्र होगा, आप देखें तो क्या है, एफ का बीमी सूत्र है ना, एफ का बीमी सूत्र गुणित क्या है, दूरी, मतलब आर का बीमी सूत्र और किलोग्राम स्क्वायर का बीमी सूत्र। एफ का बीमी सूत्र आपको मालूम, बल का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और दूरी का कितना है, एल स्क्वायर। किलोग्राम को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, एम स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना, एम स्क्वायर, और ये एम ऊपर गया तो माइनस टू प्लस वन, तो ये आ जाएगा एम माइनस वन एल क्यू, है ना, और टी माइनस टू। तो ये आ जाएगा इसका बीमी सूत्र। ठीक है, चलिए अपन और आगे देखते हैं, है ना, गुरुत्वीय त्वरण। इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो रहता है आपका गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या कहता है कि जब कोई पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे अपन शॉर्ट में गुरुत्वीय बल भी कहते हैं, पिंड को अपनी ओर खींचती है, तो पिंड पर जो त्वरण कार्य करता है, ठीक, वो उस त्वरण को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर। तो जिसमें गुरुत्व बल की जो है, गुरुत्व बल की दिशा एक्चुअली क्या होती है, पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। तो जो गुरुत्वीय त्वरण है उसकी दिशा भी क्या होगी, पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं जो हमारा टॉपिक है, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण की हम बात करें कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है कि गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण को, या बोल सकते हैं गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु में उत्पन्न, है ना, वस्तु में उत्पन्न त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि गुरुत्व के अधीन, है ना, गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब ये है कि यह हम ये भी कह सकते हैं कि गुरुत्व के अधीन त्वरण को हम क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं, गुरुत्व के अधीन त्वरण को हम क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक आपको मालूम ही है क्या होता है। तो मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, किसमें, एसआई में। और यदि हम बीमी सूत्र की बात करें तो बीमी सूत्र कितना हो जाएगा आपका, एल टी माइनस टू। क्लियर। इसका जो मान होता है, ठीक, ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड एसआई में, और 980, है ना, 980 के लगभग, है ना, ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये CGS में। क्लियर। अब ये है कि इसका जो मान है ये हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक, इसका मान स्थिर नहीं रहता। मतलब ये बोल सकते हैं कि किसी स्थान पर किसी, लेकिन यह है कि पृथ्वी के किसी एक स्थान पर या किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नियत होता है। तो इसका जो मान है वस्तु के द्रव्यमान या उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है,
का जो मान है वो है ना। तो अब ये है कि और इसकी जो दिशा होती है ये पृथ्वी के केंद्र के और होती है। तो हम यहाँ पे नोट करके और लिख सकते हैं कि इस बल की जो दिशा है या गुरुत्व बल की जो दिशा है या गुरुत्वीय त्वरण की जो दिशा है, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल जी से। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। मतलब जिस दिशा में गुरुत्व बल की दिशा होती है वही आपकी इसकी दिशा होती है गुरुत्वीय त्वरण की। तो जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएंगे इसका मान क्या होता है, घटता चला जाता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। ठीक है, बल का मान है और एक सदिश राशि रहती है ठीक, और इसकी दिशा कैसी होती है, पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। मतलब जिस दिशा में गुरुत्व बल लग रहा है उसी दिशा में आपका गुरुत्वीय त्वरण की दिशा भी होगी। ठीक है, अब हम इसके बाद ये देखते हैं कि अब इसी सिलसिले में आप गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक है ना, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक को भी आप परिभाषित कर सकते हैं। मतलब ये है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या रहता है, नियत नहीं रहता है। कुछ जगह ये नियत रहता है परंतु इसका मान है ना क्या रहता है, समय समय पर इसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। नियतांक तो रहता है लेकिन हर जगह इसका मान पृथ्वी से ऊपर जाने पर या पृथ्वी के नीचे सतह से नीचे आने पर इसका मान लगातार बदलता रहता है। ठीक है, अब यह है कि जी का जो मान है पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, लेकिन कैपिटल जी जो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उसका मान सदैव एक समान या नियत बना रहता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं जी और कैपिटल जी में संबंध। कैपिटल जी व स्मॉल जी में संबंध, इसमें क्या संबंध होता है ना, हम देखते हैं कि माना माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम तथा त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक, उसकी सतह पर उस सतह पर स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है या स्थित है। ठीक है, अब यह है कि पृथ्वी के समस्त द्रव्यमान को उसके केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि चूंकि पृथ्वी के समस्त द्रव्यमान को उसके केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखें कि अगर हम डायग्राम की बात करें तो मान के चलें कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, यही हो गया।
द्रव्यमान का केंद्र है और इसकी सतह पर कोई m द्रव्यमान की वस्तु रखी है। पृथ्वी के द्रव्यमान को अपन दूसरे केंद्र पर केंद्रित मान लिया। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी मान ली आपने, दी गई, मान ली r है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये देखें कि न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से, है ना, पृथ्वी द्वारा पिंड या वस्तु पर लगाया द्वारा, है ना, वस्तु पर आरोपित बल, तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू जी एम अपॉन, और दूरी कितनी हो गई, r स्क्वायर। ठीक है, तो अपन मान लो ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, ठीक, तो द्वितीय नियम से अगर हम ये बात करें तो द्वितीय नियम क्या कहता है कि वस्तु नीचे की ओर गति करेगी, है ना। तो इस पर क्या होगा, वस्तु ऐसे नीचे की ओर लग रहा है तो इस पर नीचे की दिशा में एक बल कार्य करेगी। ठीक है, F, है ना, तो ये इस पर वस्तु पर क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। जिस दिशा में त्वरण लग रहा उसी दिशा में क्या होगा, आपका बल लगेगा। तो द्वितीय नियम से हम ये बोल सकते हैं कि F इक्वल टू एम, है ना। द्वितीय नियम से पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित बल पर आरोपित बल, ये कितना जाएगा, F इक्वल टू एम जी। द्वितीय नियम क्या कहता है, F इक्वल टू एम ई से, है ना। तो F इक्वल टू कितना जाएगा, एम जी। तो ये होगी इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या आ जाएगा, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। तो एम से ये एम कैंसिल, तो जी इज इक्वल टू कितना आएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यही कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध है। ठीक है, तो इससे समझ में आता है कि जी का जो मान है, मान यहाँ देखो वस्तु का द्रव्यमान नहीं दिया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इस प्रकार से हम ये संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी में आपको क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाता है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप ये बता सकते हो कि स्मॉल जी क्या है, एक गुरुत्वीय त्वरण है कि गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। और एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे, एक पिंड जिस बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उसे हम गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। स्मॉल जी का मान पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक, परंतु कैपिटल जी का मान जो होता है समस्त स्थानों पर एक समान वह बना रहता है। कि स्मॉल जी का जो मान है वो कितना रहता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कैपिटल जी का मान कितना होता है, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल जी जो होता है गुरुत्वीय त्वरण एक सदिश राशि होती है, परंतु जो कैपिटल जी है यह एक अदिश राशि होती है। ठीक, और उनके द्विमीय सूत्र में आप लिख सकते हो। तो ये आपके क्या होते हैं, इनमें अंतर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो, इतना वीडियो पसंद आया होगा। ठीक, आप इतना पढ़िए
फिर नेक्स्ट इसके आगे के वीडियो को हम जल्दी अपलोड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।